हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 11th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। जी हाँ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा क्वेश्चन आता है प्रक्षेप्य गति क्या होती है, सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में आएगा, इसको आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। तो देखो, प्रक्षेप्य गति, तो प्रक्षेप्य गति क्या होती है, ध्यान से समझिएगा। जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है, तब इस प्रकार की गति प्रक्षेप्य गति कहलाती है। देखो, डेफिनेशन लगी बहुत अटपटी सी, ठीक है, लगी ना लगी बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आया होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आप में से नीरज चोपड़ा को कौन नहीं जानता। ऑफकोर्स सी बात है, आजकल हर कोई जानता है कि नीरज चोपड़ा कौन है, जो भाला फेंक, ठीक है, जो भाला फेंकते हैं, ठीक है, और गोल्ड जीत के आए हैं, जो दो गोल्ड जीते हैं उन्होंने लास्ट अभी। तो जो भाला फेंकते हैं, और आपने भाले की गति देखा होगा, किसकी, भाले की। तो आपने देखा होगा कि लाइक उन्होंने यहाँ से भाला ऐसे करके अपने हाथ में उन्होंने पकड़ा, यहाँ से उन्होंने अपने हाथ में भाला पकड़ा और फेंका। तो भाला जब फेंका तो वो ऐसे ही तो जाएगा, भाला जब फेंकेंगे तो वो ऐसे ही तो जाएगा, एक पॉइंट पे आके गिरेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आके गिर रहा है, ऐसे करके जा रहा है, इस तरीके से गिर रहा है। या फिर मैं आपसे कहूँ कि एक बंदा है और वो फुटबॉल खेलता है और उसने अपने पैर से एक फुटबॉल को किक मारी। अब जब फुटबॉल को किक मारेगा तो वो ऐसी तो जाएगी। आई मेरी बात समझ में। या फिर मैं आपसे कहूँ कि एक क्रिकेटर है जिसके हाथ में भाई बैट लग रहा है, यहाँ पे देखो बैट लगा देता हूँ मैं, ठीक है, उसके हाथ में बैट लग रहा है और ये क्या कहते हैं, बॉल आई, और बॉल जब आई तो लगी तो फिर वो बाउंड्री के पार गई, तो भी वैसे करके जाएगी। तो आप इन सब में क्या देख रहे हो, इन सब में देख रहे हो आप एक मोशन हो रहा है ना, एक गति हो रही है इस प्रकार की, जो कि वक्र गति है, वक्र वाली गति है। देखो, ये रेखा होती है और ये कर्व होता है, वक्र होता है, तो हमारी वक्रीय गति हो रही है ना, वक्र पथ पर गति हो रही है। तो ये गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति। अब आइए डेफिनेशन समझते हैं। तो देखो, डेफिनेशन ये कहती है कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी विभिन्न दिशा में फेंका जाता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दो दिशाएं हो गई आपके पास दो दिशाएं हो गई। एक तो ये वाली हो गई क्षैतिज, ये वाली कौन सी दिशा हो गई, क्षैतिज, और ये वाली हो गई ऊर्ध्वाधर। कौन सी हो गई, ऊर्ध्वाधर, ऊपर की ओर। ये ऊपर की ओर हो गई ऊर्ध्वाधर और ये हो गई क्षैतिज। तो उसने क्या बोला, उसने ये बोला है कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में फेंका जाता है, तो फेंका तो ऊर्ध्वाधर दिशा से जा रहा है, यानी कि ऐसे ऊपर की ओर, लेकिन किसी भिन्न दिशा में, यानी कि किसी और भिन्न दिशा में फेंका जा रहा है, किसी भिन्न दिशा में फेंका जाता है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत। अब एक चीज़ सोचिए जरा कि गुरुत्वीय त्वरण जी जो होगा वो इस पर, देखो mg बाहर नीचे की तरफ लगता है कि नहीं लगता है, mg कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगता है। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी के अधीन, भाई जी तो है यहाँ पर, एम मास तो उसका हो गया और जी तो भाई पृथ्वी का हो गया, तो जी के अधीन या जी के अंतर्गत, गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। अब ये कौन सा, देखो नीचे होता अगर जमीन पे तो ये होता क्षैतिज तल, लेकिन क्षैतिज से ऊपर है तो ये कौन सा तल हो गया, ये हो गया ऊर्ध्वाधर तल। कौन सा हो गया, ऊर्ध्वाधर तल। आई मेरी बात समझ में, ये कौन सा हो गया, ऊर्ध्वाधर तल। तो ध्यान से समझिएगा क्या बोला उसने कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत, बताया मैंने गुरुत्वीय त्वरण जी लग रहा होगा, ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, ये वक्र पथ होता है। क्या होता है ये वक्र पथ होता है। तो एक वक्र पथ पर गति करता है और इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। ठीक है, आया समझ में कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी भिन्न दिशा में, किसी और भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह पिंड गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत, उस पर जी लग रहा है, के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है, तब इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, प्रक्षेप्य गति कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए, खिलाड़ी द्वारा फेंके गए भाले की गति, है ना, भाले की गति, फुटबॉल को किक मारने पर फुटबॉल की गति, क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकी गई किसी गेंद की गति, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, तोप से गोले की गति, है ना। तो ये है हमारा एग्जाम्पल जो कि है हमारा प्रक्षेप्य गति का। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है। ठीक है, अब आपको प्रक्षेप्य गति समझ में आ गई। अब हम करने वाले हैं सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य का पथ क्या होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, तो आइए इसको भी समझते हैं, सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो ध्यान से समझने के लिए तैयार हो जाइए डायग्राम को। इस डायग्राम में ही सब कुछ है। अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो समझ लो आप 70% इस डेरिवेशन को समझ चुके हैं। लेकिन अगर डायग्राम नहीं समझ पाए तो 70% क्या, आप 10% भी नहीं समझ पाएंगे। तो डायग्राम को ध्यान से समझने के लिए रेडी हो जाइए।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले थ्योरी को पढ़ते हैं और थ्योरी को समझते हैं। सबसे पहले माना पृथ्वी पर स्थित बिंदु O से किसी पिंड को u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। हमने माना देखो एक एक्सिस होती है हमारी और एक वाई एक्सिस होती है। पृथ्वी पर स्थित बिंदु O से, कोई बिंदु O है, किसी पिंड को u वेग से, देखो प्रारंभिक वेग क्या होता है u, तो किसी पिंड को u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण पर, तो देखो ये हो गया क्षैतिज। हम जब फेंकेंगे तो क्षैतिज से कितना कोण बना रहा है, थीटा का कोण बना रहा है, तो क्षैतिज से थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित का मतलब क्या होता है, अगर किसी वस्तु को या किसी पिंड को प्रक्षेप गति प्रदान की जा रही है तो बोलेंगे कि वो प्रक्षेपित किया जा रहा है। उसको फेंका जा रहा है ना इस तरीके से, इस मोशन में, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रक्षेपित किया जाता है। तो यह उच्चतम बिंदु ए से होते हुए, यह उच्चतम बिंदु, ये हमारा हो गया उच्चतम बिंदु ए, इस ए से होते हुए बी बिंदु पर पृथ्वी से टकराता है। यहाँ बी बिंदु पर पृथ्वी से टकराया, बहुत ईजी लगा आपको। ओ बिंदु से थीटा कोण क्षैतिज से बना रहा था और यू वेग से जा रहा था और प्रक्षेपित किया गया, और ए बिंदु जो कि हाईएस्ट है यहाँ तक पहुँचा और उसका दोबारा से नीचे आ गया और बी पॉइंट पे आ गया, है ना। बिंदु ओ को प्रक्षेपण बिंदु, बिंदु ओ को क्या बोलते हैं, प्रक्षेपण बिंदु, जहाँ से प्रक्षेपित किया जा रहा है, और थीटा को प्रक्षेपण कोण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो ये होती है अधिकतम ऊंचाई, ये क्या होती है, अधिकतम ऊंचाई। ऑफकोर्स ये बात है, अधिकतम ऊंचाई होगी कि जितना हाईएस्ट वो जा रहा होगा पृथ्वी तल से, तो ये अधिकतम ऊंचाई। और दूसरी चीज़ ओ से बी तक, ये क्या होगी, ये होगी रेंज आर, परास। इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, परास। यानी कि ये उड़ने के उड्डयन काल के दौरान या फिर उड़ने के दौरान जितनी क्षैतिज दूरी तय कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं, परास बोलते हैं। तो आइए इसके डेरिवेशन को हम समझते हैं, बहुत ही ईजी है, ठीक है, आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर समझ में आए तो देखो बिंदु थीटा पर, देखो बिंदु ओ पर, सॉरी, पिंड के वेग निम्न दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं, क्षैतिज वेग ux और ऊर्ध्वाधर वेग uy। अब ये क्षैतिज घटक ही समझ में नहीं आते इस डेरिवेशन में किसी को, तो आइए मैं आज को आपको घटकों को समझा देता हूँ। देखो मैंने ये अलग से डायग्राम बनाया है जो कि ज़्यादा खास नहीं बना है, पर कोई बात नहीं, आप हेल्प कीजिएगा बस थोड़ी सी। देखो u वेग से प्रक्षेपित किया गया और ये वाला एंगल थीटा हो गया। अब मान लिया कि एक समय पे कोई बिंदु P है ना, कोई बिंदु P है जिस पॉइंट पर ये पहुंची है और इसके निर्देशांक x, y हैं। क्या है, x, y। तो हमने मान लिया, देखो यहाँ तक कितना चली होगी, फिर इसका मतलब x चली होगी, और यहाँ तक कितना चली होगी, इसका मतलब y चली होगी, यहाँ तक x चली होगी और यहाँ तक y चली होगी। इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक x चली है, यहाँ तक y, क्योंकि यही तो P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, P बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, और ये हो गए हमारा बीच का वेक्टर, ठीक है, u हो गया। अब एक चीज़ सोचो, वेक्टरों के वियोजन अगर आपने नहीं देखा है तो वेक्टरों का वियोजन जरूर देखिएगा। उसमें ये था, वेक्टरों के वियोजन में मैं आपको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ कि देखो ये u है ना, और ये हमारा देखो ये y है तो ये भी y होगा, ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो देखो ये u है, ये y है और ये x है, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं यहाँ से cos थीटा बराबर निकालूँ, क्या निकालूँ, cos थीटा बराबर, तो देखो ये ट्रायंगल बनना है cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार और बटे में कर्ण, तो x आधार और बटे में कर्ण क्या हो गया, u, क्या हो गया u, तो x अपॉन u। तो देखो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा, यानी कि नीचे की जो क्षैतिज घटक हो गया वो क्या हो गया, u cos थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सेम ऐसे ही करेंगे, sin थीटा बराबर। तो sin थीटा बराबर क्या होता है बेटा, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यानी कि y और बटे में कर्ण क्या हो जाएगा, u, तो क्या हो जाएगा y बराबर u sin थीटा। क्लियर है मेरी बात। तो देखो y बराबर u sin थीटा और x बराबर u cos थीटा। तो इसलिए ये जो क्षैतिज घटक होता है ये होता है x बराबर u cos थीटा, क्या होता है, u cos थीटा, और ये होता है u sin थीटा। क्लियर हो गई मेरी बात। तो इसलिए इसका शॉर्ट ट्रिक बताया गया ऐसे तरीके से, देखो कि जहाँ पे भी थीटा टच हो रहा हो, जैसे u है और यहाँ पर थीटा टच हो रहा है, जहाँ पर भी थीटा टच होता है वहाँ पर हम मानते हैं cos थीटा, मानते क्या है, वो होता है, बस बार बार प्रूफ तो नहीं कर सकते, u cos थीटा, और जहाँ पर थीटा टच नहीं होता है वो होता है u sin थीटा। क्लियर है मेरी बात। तो इस तरीके से हमने घटकों को वियोजित कर लिया। तो एक चीज़ सोचो जरा कि ये u है, ये क्या है, u है, अगर मैं कहूँ क्षैतिज घटक इसका क्या होगा, ux होगा, और ऊर्ध्वाधर घटक इसका uy होगा। क्षैतिज घटक क्या मान लिया मैंने, ux, और ऊर्ध्वाधर घटक मान लिया uy, तो ux बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और uy बराबर क्या हो जाएगा, u sin थीटा। क्लियर है मेरी बात। अब देखिए आगे इसमें थ्योरी में कि क्षैतिज वेग ब्रैकेट में ux बराबर क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर वेग uy बराबर क्या हो जाएगा, u sin थीटा। क्लियर है मेरी बात, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए कि क्षैतिज गति के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, क्षैतिज गति के बारे में। तो क्षैतिज गति के बारे में अगर बात करें तो प्रारंभिक वेग कितना है, प्रारंभिक वेग हमारा है ux,
ठीक है, कितना है यू एक्स। और 36 के बारे में बात हो रही है तो 36 पे क्या था यू कॉस थीटा, 36 पे क्या था यू कॉस थीटा। और देखो त्वरण की बात हो रही है, त्वरण तो 36 में तो कोई वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, और जब वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा तो ए बराबर क्या हो जाएगा 0। और विस्थापन, अब 36 की बात करी तो 36 में मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पर 36 में यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है आर, तो ये 36 की दूरी होगी आर, तो एस विस्थापन की जगह पे क्या आ जाएगा आर आ जाएगा, विस्थापन की जगह पे क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। सेम चीज़ ऊर्ध्वाधर के लिए देखो, तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए क्या देखेंगे हम कि ऊर्ध्वाधर गति के लिए देखेंगे कि प्रारंभिक वेग यू वाई बराबर क्या हो जाएगा यू साइन थीटा। अब देखो त्वरण ए बराबर माइनस जी कैसे हो गया, तो अभी आपने देखा, अभी आपने ये चीज़ देखी कि ये जो वस्तु है ये ऊपर की तरफ जा रही है, जब ऊपर की तरफ जा रही है ये कहाँ जा रही है ऊपर की तरफ, और जी कहाँ लग रहा है नीचे की तरफ, एम जी कहाँ लगता है नीचे की तरफ, तो जी नीचे की तरफ जाना चाहता है, ये ऊपर की तरफ जाना चाहती है, तो ये अगेंस्ट है कि नहीं है, तो इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा माइनस जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस जी। और विस्थापन मैंने बताया था उच्चतम बिंदु एच होगा, तो ये हो गया क्षैतिज गति और ये हो गया ऊर्ध्वाधर गति, इन दो में हमने इसको विभाजित कर लिया। अब मैंने आपको भी बताया कि माना प्रक्षेप के टी समय पश्चात पिंड बिंदु पी एक्स कॉमा वाई पर है। अभी मैंने आपको बताया ये वाली चीज़ कि मान लिया हमने टी समय पश्चात, कितने टी समय पश्चात ये पी पर पहुंच गया, जहाँ पर ये एक्स है और ये वाई है, क्षैतिज क्या हो गया एक्स और ऊर्ध्वाधर क्या हो गया वाई, ठीक है, एक्स कॉमा वाई पर है। ओ से पी तक क्षैतिज विस्थापन x तथा ऊर्ध्वाधर विस्थापन y है, अभी बताया। अतः क्षैतिज गति के लिए देखते हैं ए बराबर हमने देखा 0 है तथा प्रारंभिक वेग यू एक्स बराबर क्या है यू कॉस थीटा, ठीक है। तो देखो गति के द्वितीय समीकरण से, किससे, गति के द्वितीय समीकरण से, तो गति के द्वितीय समीकरण से देखो क्या हो जाएगा, s बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो u की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि हम किसके लिए क्षैतिज के लिए देख रहे हैं, तो s की जगह पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने बात करी क्या है क्षैतिज विस्थापन x है, तो x बराबर हो जाएगा यू एक्स इंटू टी, क्या हो जाएगा यू एक्स इंटू में टी, और प्लस हाफ, अब a की जगह पे क्या आ जाएगा 0 और टी स्क्वायर, तो ये तो पूरा हो गया 0, तो ये बचा यू एक्स इंटू टी, तो x बराबर यू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा यू कॉस थीटा, तो x बराबर हो गया यू कॉस थीटा इंटू में टी, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड पे आते हैं ऊर्ध्वाधर गति के लिए, तो ऊर्ध्वाधर गति के लिए a बराबर माइनस जी देखा, प्रारंभिक वेग यू बराबर यू वाई बराबर यू साइन थीटा, क्या देखा यू साइन थीटा, और गति के द्वितीय समीकरण से s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा यू वाई, देखो u की s बराबर s की जगह पे क्या आ गया y, क्योंकि ऊपर x था यहाँ पे y आ गया, u की जगह पे यू वाई और t की जगह पे इंटू टी, माइनस हाफ a की जगह पे माइनस जी है ना, देखो प्लस था तो माइनस जी हो गया और टी स्क्वायर हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब बस इस इक्वेशन में करना क्या है, इस इक्वेशन में ये जो वैल्यू आई है एक्स बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है, यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है। तो कैसे पुट करनी है तो उसको देख लो जरा, अभी इसको देख लो, वाई बराबर यू एक्स इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो वाई बराबर है यू इंटू टी है ना, यू वाई इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो ध्यान से y बराबर, इसको ध्यान से देखना बहुत ईजी है ना, समझ में आ जाएगा एक बारी में। यू वाई की जगह पे आ जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब टी की वैल्यू देखो, हमने देखा x बराबर क्या था यू कॉस थीटा और इंटू में टी था, x बराबर क्या था यू कॉस थीटा और इंटू में टी था, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, x बराबर यू कॉस थीटा और इंटू में टी है, तो देखो ध्यान से t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा x अपॉन में u कॉस थीटा। अब देखो t बराबर x अपॉन में u कॉस थीटा, इसकी वैल्यू रख देंगे t के यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा और अपॉन u कॉस थीटा और इनटू में x। देखो t की वैल्यू रख दी यहाँ पे हमने, देखो t की वैल्यू क्या रख दी x अपॉन u कॉस थीटा, तो x अपॉन में u कॉस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ g, अब टी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, u से u कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो ये हो गया टेन थीटा x माइनस हाफ g, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर और g के अपॉन में कर दिया हमने यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना प्रूव हो गया। अब देखो हम कर क्या रहे थे, हम ये कर रहे थे एक्चुअली में कि हम जानते हैं प्रक्षेप का पथ जो होता है सिद्ध करना है परवलयाकार होता है। अब परवलय की इक्वेशन क्या होती है, देखो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये होता है परवलय, ये क्या होता है परवलय होता है, ये परवलय होते हैं। अब परवलय की इक्वेशन क्या होती है, परवलय की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, क्या होती है y इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या ये एक्स की इक्वेशन बनी, देखो ए एक्स यानी कि a और x बन गई माइनस, ठीक है, फिर उसका बी एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर और ये पूरा क्या मान लो b, ये पूरा क्या मान लो b, तो देखो ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन बन के तैयार हो गई। तो ये इक्वेशन कैसी है, पैराबोलिक है यानी कि परवलय है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि
सिद्ध करो कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। ठीक है, तो देखो एंड हमारा यहाँ पर आ गया कि हमने इस पे एंड में लिख दिया y इक्वल्स टू ये हो गया। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इसका स्वरूप y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर जैसा है, जो परवलय का एक समीकरण है। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आया हो कि ये प्रसिद्ध करो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उड्डयन काल, क्षैतिज परास, ऊंचाई सब करने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा यार, और फ्रेंड्स का शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।